मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। संगीत की दुनिया को अपने शब्दों से सजाने वाले गुलजार सिर्फ इकलौते हैं। तुम आ गए हो। उनके जैसा ना कोई है, ना शायद होगा। उनके लिखे तमाम डायलॉग्स अमर हो गए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। उनके लिखे सैकड़ों गीत आज भी जमा हैं। लेकिन एक गीतकार, लेखक और शायर से इतर गुलजार की जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। कचरे में से बच्चे खाना चुनकर खा रहे हैं। क्या हालत होगी देश की, कहकर तूने मुंह घुमा लिया। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों गुलजार को एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया गया? क्या आप भरोसा करेंगे कि गुलजार एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद गुलजार ने 32 साल तन्हाई में गुजार दिए? और क्या थी उसकी वजह, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट कंगना और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिनेमा सफर। गुलजार से जुड़े पहले वीडियो में हमने आपको उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया, जबकि इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे गुलजार की जिंदगी के उस हिस्से से जिसे कम ही लोग जानते हैं, जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। गुलजार के लिए बिमल रॉय गॉडफादर थे। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में गुलजार को एस्टैब्लिश करने में बिमल रॉय ने बड़ी भूमिका निभाई। चाहे गीतकार के रूप में बंदिनी फिल्म में मौका देने की बात हो या फिर अपना असिस्टेंट बनाकर निर्देशन की बारीकियां सिखाने का मामला हो। बिमल दा ने गुलजार को अपने बेटे की तरह हर फन में माहिर बनाया। गुलजार भी उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे। यही वजह है कि जीवन के अंतिम दिनों में जब बिमल रॉय बीमार पड़े तो गुलजार ने एक बेटे की तरह उनकी सेवा की। सफेद कपड़े, लंबा कद और गंभीर शख्सियत गुलजार की पहचान है। वो हमेशा सफेद कफ लगे कड़क कपड़ों में नजर आते हैं। आपने शायद ही कभी उन्हें सफेद के अलावा किसी और रंग के कपड़े में देखा होगा। आखिर क्या है इसकी वजह? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि गुलजार पॉपुलर होने के बाद सफेद कपड़े पहनने लगे। उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है और वो अपने कॉलेज के दिनों से ही व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं। इस पर उनकी बेटी मेघना ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा भी था, मुझे कभी नहीं लगा कि ये बदलना चाहिए। जब हम एक दफा न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ मैंने पापा को एक ब्लू या ग्रे विंटर कोट खरीद कर दिया था। इसके अलावा मैंने कभी भी उन्हें रंगीन कपड़ों में नहीं देखा। मेरी शादी पर भी उन्होंने ऑफ वाइट रंग का कुर्ता पहना था। एक कवि और गीतकार के अलावा गुलजार बेहद अच्छे टेनिस प्लेयर हैं। लिखने से वक्त मिलते ही वो टेनिस प्रैक्टिस करते हैं और रोजाना सुबह टेनिस कोर्ट पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, जब वो टेनिस में किसी को हरा कर आते हैं तो अपनी बेटी मेघना को जरूर बताते हैं, जो चाहा था वो भूल हुई, जो पाया है वो चाह नहीं। कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो गीत हो, डायलॉग हो या फिर निर्देशन, हर मोर्चे पर गुलजार ने बाजी मारी और उनके काम को खूब तारीफ और तरक्की नसीब हुई। लो पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राखी के साथ उनकी शादी टूट गई? आखिर अलग होने के बावजूद गुलजार और राखी ने कभी तलाक क्यों नहीं लिया? अब बात उसी वजह की। दरअसल गुलजार ने राखी से शादी करने से पहले एक शर्त रखी थी। उसके मुताबिक शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करने के लिए राजी हो गई थी। राखी ने गुलजार की बात तो मान ली थी, लेकिन वो चाहती थी कि गुलजार उन्हें अपनी निर्देशित फिल्मों में रोल दें।
लेकिन गुलजार ने शादी के बाद राखी को एक भी फिल्म के लिए साइन नहीं किया। जब भी राखी गुलजार से फिल्मों के ऑफर के बारे में बात करती तो गुलजार उन्हें डांट देते थे। इन्हीं वजहों से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में झगड़े शुरू हो गए। इसके अलावा एक और वाकया है जिसमें गुलजार ने आपा खो दिया था और राखी को बुरी तरह से पीटा था, और इसी के बाद राखी हमेशा के लिए गुलजार का साथ छोड़कर चली गई थी। ढूंढता था फिर वही फुर्सत पे। बात 1975 की है। गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए बेहतर लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए थे। उस दौरान राखी भी साथ थी। गुलजार अपने काम में डूबे रहते थे जबकि राखी अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती थी। इसी बीच एक रोज फिल्म आंधी के एक्टर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन होटल में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान संजीव कुमार ने काफी शराब पी ली थी। इसके बाद जब सुचित्रा अपने कमरे में जाने लगी तो नशे में धुत संजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। ये सब देखकर गुलजार सुचित्रा को बचाने के लिए दौड़े। एक तरफ संजीव कुमार सुचित्रा का हाथ पकड़कर खींच रहे थे तो दूसरी ओर गुलजार उन्हें संजीव से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद गुलजार ने किसी तरह सुचित्रा को संजीव से छुड़ाया और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गए। जब गुलजार उन्हें छोड़कर लौट रहे थे तो रास्ते में राखी टकरा गई। राखी काफी गुस्से में थी और जानना चाह रही थी कि गुलजार आखिर सुचित्रा को छोड़ने उनके कमरे में क्यों गए। गुलजार नहीं चाहते थे कि बात का बतंगड़ बने। ऐसे में उन्होंने बात टालने की कोशिश की। इससे गुस्साई राखी ने उनका रास्ता रोक लिया और सवाल पर सवाल पूछने लगी, जिससे वहां मजमा लग गया। वहां मौजूद होटल स्टाफ के मुताबिक इसके बाद दोनों में काफी झगड़ा हुआ और गुलजार ने राखी को बुरी तरह पीटा। मैंने कौन सा बुरा किया है? क्या तुम लोगों ने मुझे? बाद में खुद गुलजार होटल के कमरे में नशे में धुत मिले थे। ये राखी के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। इस दिन के बाद राखी और गुलजार के रिश्तों की कड़वाहट चरम सीमा तक पहुंच गई। अगली सुबह गुलजार के मना करने के बावजूद राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम करने के लिए हामी भर दी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कहते हैं कि राखी की फिल्म कभी कभी साइन करने के बाद उन्हें जलाने के लिए गुलजार ने शर्मिला टैगोर को अपनी फिल्म मौसम के लिए साइन किया। इस तरह राखी और गुलजार के बीच दरार बढ़ती गई और दोनों अलग अलग रहने लगे, जबकि आपसी सहमति से बेटी मेघना की कस्टडी गुलजार के पास रही और उन्होंने मेघना की परवरिश की। कहा तो ये भी जाता है कि गुलजार का एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ अफेयर था। इसी वजह से उनके और राखी के बीच दूरियां पैदा हुई। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने अपने दौर के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी। मीना कुमारी को कविताएं और शायरी लिखने का भी काफी शौक था। अपने इसी शौक की वजह से मीना कुमारी गुलजार के नजदीक आईं। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती फिल्म बेनजीर की शूटिंग के वक्त हुई थी। वहीं मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी भी कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगी थी। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उनकी शायरी की कभी सराहना नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोग उनकी शायरी की खूब तारीफ किया करते थे, जिनमें से एक थे गुलजार। यही वजह थी कि मीना कुमारी गुलजार के करीब होती चली गईं। दोनों शूटिंग से समय मिलने पर एक दूसरे को अपनी लिखी शायरी सुनाया करते थे। इस दौरान मीना कुमारी लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक्ट्रेस ने गुलजार की वजह से फिल्म मेरे अपने साइन की थी। बीमारी के कारण वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर पा रही थी, मगर गुलजार के कहने पर मीना कुमारी ने किसी तरह फिल्म पूरी की। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को इस बात से समझा जा सकता है कि मरने से पहले मीना कुमारी ने अपनी तमाम शायरी गुलजार को सौंप दी थी। वहीं गुलजार ने इसे मीना कुमारी की शायरी नाम से पब्लिश भी कराया। मैं कौन हूँ और कैसे यहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। यूं तो गुलजार एक गीतकार, लेखक, शायर और निर्देशक के तौर पर ज्यादा मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
फिल्म समीक्षक पन्नालाल व्यास ने 1970 के अपने कॉलम में गुलजार के हीरो बनने की खबर लिखी थी, जिसमें उन्होंने विस्तार से गुलजार के एक्टर बनने की कहानी को लिखा था। उन्होंने लिखा था कि पहले तो वो बहुत झिझक रहे थे, लेकिन जब सबने जोर दिया तो मान गए। गुलजार ने बासु भट्टाचार्य की फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ बतौर हीरो फिल्म साइन की थी। इतना ही नहीं, कई और फिल्मों में वो बतौर अभिनेता काम करने वाले थे। गुलजार ने हीरो बनने की पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ तक कि वो अपने लुक और हेयर स्टाइल पर खास ध्यान देने लगे थे। कई आलोचक जब गुलजार के हीरो बनने को लेकर बातें बनाते थे तो गुलजार एक दलील देते थे। वो कहते थे कि अगर गुरुदत्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने के बाद हीरो बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं। असल अछूत तो तुम हो, जिसके हाथ हजारों हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। गुलजार ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो किन्हीं कारणों से रिलीज नहीं हो पाई, जबकि एक पिक्चर शहीद ऊधम सिंह के जीवन पर शुरू हुई थी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे और लेखक गुलजार। तमाम रुकावटों के कारण ये फिल्म 10 साल में बनकर तैयार हुई। दरअसल इस फिल्म में अभिनेता बलराज साहनी थे, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस फिल्म में बतौर अभिनेता विनोद खन्ना को रिप्लेस किया गया। गुलजार ने इस फिल्म में एक क्रांतिकारी का रोल किया था। आखिरकार फिल्म 1987 में रिलीज हो पाई। इसे YouTube पर जलियांवाला बाग नाम से देखा जा सकता है। उनकी एक्टिंग को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा गया, लेकिन फिल्म समीक्षकों का कहना था कि गुलजार पर्दे पर जचते खूब थे। ये इसने हिंदी कहाँ से सीख ली है? मुझसे। अच्छा यार, ओल्गा बहुत काम में मदद कर रही है। गुलजार के शब्दों के साथ ही उनकी आवाज में भी जादू है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी। अब हम आपको वो वाकया सुनाते हैं जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम गुलजार के सामने रो पड़े थे। दरअसल APJ कलाम की जीवनी अग्नि की उड़ान और भी रोचक बनाने का काम किया है गुलजार साहब ने। इसे परवाज नाम से गुलजार ने अपनी आवाज देकर डॉक्टर कलाम की जीवनी को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश किया है। इस ऑडियोग्राफी का एक एक शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गुलजार साहब की आवाज में परवाज को सुनकर अब्दुल कलाम भी रो पड़े थे। मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए। अब बात गुलजार के जीवन के उस हिस्से की जिसे कम ही लोग जानते हैं। दरअसल अप्रैल 2013 में गुलजार साहब को असम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। गुलजार साहब ने एक शायर, गीतकार, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। वो अपने काम को डूब कर करते हैं। इसकी एक मिसाल 1973 में रिलीज हुई फिल्म कोशिश में देखने को मिली। फिल्म एक बहरे और गूंगे जोड़े की कहानी थी। इस फिल्म के लिए गुलजार साहब ने साइन लैंग्वेज सीखी थी ताकि वो उन लोगों की फीलिंग को खुद से जोड़ पाएं। तभी से वो मूक बधिर बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। आजादी के बाद हुए बंटवारे में गुलजार साहब का परिवार दिल्ली आ गया था। उस समय उनकी उम्र महज 8 साल की थी। 70 साल बाद यानी 78 साल की उम्र में गुलजार साहब 2015 में पाकिस्तान अपनी जन्मभूमि को देखने गए थे। उस वक्त वो बहुत इमोशनल हो गए थे। वो अपने उस स्कूल में भी गए जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी। साथ ही उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनकी गोद में उनका बचपन बीता था। एक बुजुर्ग ने तो पंजाबी में हंसकर बोला, तेरा बाप आता था तो किराए के 5 रुपए लेता था, अब मकान मालिक तू आया है तो 5 रुपए ले जा। ये सब देख सुनकर गुलजार काफी इमोशनल हो गए थे। 70 साल के बाद मैं गया हूँ उस जगह जहाँ मैं पैदा हुआ था। I was emotionally, naturally. तो ये थी गुलजार की कहानी, जिन पर बिमल रॉय, बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों का प्रभाव है। इन महान निर्देशकों ने मिडिल पाथ सिनेमा बनाया। इनकी फिल्मों में गंभीर बातों को सरल, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जाता था। यही बातें गुलजार की फिल्मों और गीतों में भी देखने को मिलती हैं। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।